बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मादरे मिल्लत के नाम से जाने जाने वाली फातिमा जिन्ना का शुमार पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमाओं में होता है। अगरचे उनसे मोहब्बत और अकीदत का बड़ा सबब यही है कि वो अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरजोश हामी थी, लेकिन फातिमा जिन्ना की अपनी शख्सियत भी कुछ कम अहम ना थी। फातिमा जिन्ना 1893 में पैदा हुई। 1901 में वालिद की वफात के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ रहने लगी। भाई की ही हौसला अफजाई पर उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में हुसूल तालीम के दौरान वो हॉस्टल में मुकीम रहे। 1923 के दिनों में जब ये सोचना भी मुहाल था कि मुस्लिम खानदान की लड़कियां कोई पेशा अख्तियार करें, उस वक्त फातिमा जिन्ना ने कलकत्ता में अपना डेंटल क्लिनिक खोला। कायद आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो वो अपनी पेशा वराना जिंदगी तर्क करके अपने भाई के साथ जाकर रहने लगी और उनके घर और कमसिन भतीजी की देखभाल करने लगी। मैदान सियासत में वो अपने भाई के शाना बशाना रहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील हुई तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना बम्बई सूबाई वर्किंग कमेटी की रुकन बन गई और 1947 तक इसमें काम करती रहीं। मार्च 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग के करारदाद लाहौर के जलसे में भी शिरकत की। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कोशिशों की बदौलत ही फरवरी 1941 में दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। तक़सीम हिंद और इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन की इमदादी कमेटी बनाई और यही वो तंजीम थी जिसने बाद में ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन यानी अफ़वा की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसकी बुनियाद राना लियाकत अली खान ने रखी। क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आबादकारी के लिए उन्होंने बेपनाह काम किया। बादअ वो मैदान सियासत में भी आई और सदर पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लिया। 1965 में उन्होंने रिवायत शक नहीं करते हुए अय्यूब खान को चैलेंज किया और सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए उनका खूब मुकाबला किया। उनके शुरू के जलसों में तकरीबन 2.5 लाख लोग ढाका में उनकी एक झलक देखने के लिए आ पहुंचे और चिटागोंग तक लाखों लोग कतारों में उनके इस्तकबाल को खड़े थे। उनकी ट्रेन, जिसका नाम आजादी स्पेशल ट्रेन था, 22 घंटे ताखीर से पहुंची क्योंकि जा बजा लोग गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक खींच देते और उनकी मिन्नतें करने लगते कि वो उनसे बात करें। वो वाकई मादरे मिल्लत थी। ताहम अय्यूब खान फातिमा जिन्ना के मुकाबले में ये इलेक्शन जीत गए। हुआ कुछ यूं कि 1962 के आइन के तहत 156 अरकान पर मुश्तमिल जो कौमी असेंबली 3 बरस के लिए वजूद में आई, उसका चुनाव अवाम ने नहीं बल्कि सदर अय्यूब के बुनियादी जमहूरियती निजाम के तहत अवामी वोट से बनने वाले 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने किया। बादअ आइन में तरमीम करके असेंबली के अरकान की तादाद 218 और इलेक्टोरल कॉलेज बेसिक डेमोक्रेट्स के अरकान की तादाद 1,20,000 तक कर दी गई। इन्हीं बेसिक डेमोक्रेट्स ने जनवरी 1965 के सदारती इंतखाब में फातिमा जिन्ना के मुकाबले में अय्यूब खान को एक और मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किया। अय्यूब खान इस दौड़ में मुस्लिम लीग कन्वेंशन के हिमायत याफ्ता थे, जबकि फातिमा जिन्ना की हिमायत कंबाइन एज अपोजिशन पार्टी नामी 5 जमाती इत्तेहाद कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए 1 माह की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि आम लोग फातिमा जिन्ना को सुनने के लिए जोग दर जोग आ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हर फरीक के लिए ज्यादा से ज्यादा 9 प्रोजेक्शन मीटिंग मुनक्किद करने की हद लगा दी, जिनमें सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिक डेमोक्रेट्स या सहाफी शरीक हो सकते थे। अवाम को इन इजलासों में आने की मुमानियत थी। इलेक्शन मुहिम के दौरान भी फातिमा जिन्ना के बयानात तोड़ मड़ोड़ कर शाया किए जाते, अखबारों में जलसों को डाउन प्ले भी किया गया। इस हवाले से एक दिलचस्प किस्सा मुमताज फोटोग्राफर एफी चौधरी ने मुनीर अहमद मुनीर को इंटरव्यू में कुछ यूं सुनाया। 2-2:30 बजे मिस जिन्ना ने मोची दरवाजे पर अपनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में तकरीर करना थी। पब्लिक मीटिंग। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एडिटर पाकिस्तान टाइम्स थे। उन्होंने मुझे बुलाया। चौधरी साहब, मिस जिन्ना ने तकरीर करनी है मोची दरवाजे पर। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा वहाँ। कहने लगे ऐसी फोटो खींचना जिसमें क्राउड थोड़ा नजर आए। मैंने कहा ख्वाजा साहब, आपको पता है ये उस शख्स की बहन है जिसने मुल्क बनाया है, लोग तो पागलों की तरह जाएंगे, सारी सड़कें भरी हुई होंगी। कहने लगे कोशिश करो। मैंने कहा कोशिश नहीं हो सकती। एफी चौधरी ने एडिटर की बात मानने से इनकार कर दिया और नौबत उनके इस्तीफा तक आन पहुंची, जो कबूल ना हुआ और उनसे कहा गया अच्छा चलें, वो अपनी मर्जी करें। अजीब बात यह है कि अय्यूब खान, जिन्हें आमतौर पर एक लिबरल और सेकुलर शख्सियत समझा जाता था, उन्होंने कई उलमा से औरत के सरबाहे मुमलिकत होने के खिलाफ फतवा लिया, जबकि जमात इस्लामी ने खुलकर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत की। जनरल अय्यूब खान को ये सहूलत भी हासिल थी कि वो 62 के आइन के तहत उस वक्त तक सदर रह सकते थे जब तक
उनका जानशी मुंतकिम ना हो जाए। चुनाचा अयूब खान बहैसियत सदर पूरी सरकारी मशीनरी और हर तरह का दबाव बरतने के बाद हिज़्ब तवक्का भारी अक्सरियत से फातिमा जिन्ना को हराने में कामयाब हो गए। इसके नतीजे में सियासी हलकों में जो मायूसी फैली, उसने 3 बरस बाद अयूब खान के खिलाफ भरपूर मुल्क कीर एजिटेशन की बुनियाद रख दी। फिर कुछ ही अर्सा गुजरा कि फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया। ये जुलाई 1967 की बात है, इतवार का दिन और दोपहर का वक्त। उस जमाने में ना हर घर में टेलीफोन होते थे, ना 24 घंटे वाले ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल और ना ही पल पल की खबर देने वाला सोशल मीडिया। मगर दोपहर ढलते ढलते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंतकाल कर गई हैं। इंतकाल से एक दिन कबल मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबिक वज़ीर आज़म मीर लाइक़ अली की साहबजादी की शादी में शरीक हुई। कायदे आज़म के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद ने मोहतरमा के इंतकाल के बाद बताया कि मीर लाइक़ अली की साहबजादी की शादी की दावत में उनकी मुलाकात मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुई। मोहतरमा ने उन्हें बताया कि उनका दिल डूब रहा है और वो जल्द अपने घर वापस जाना चाहती हैं। मादरे मिल्लत का मामूल था कि उस सोने से कबल क़स्र फातिमा, जो मोहट्टा पैलेस भी कहलाता है, कि तमाम दरवाजे मुकफ्फल करके बालाई मंजिल में अपने कमरे में सो जाती थी और सुबह बेदार होने के बाद चाबियों का गुच्छा बालकनी से नीचे फेंक दिया करती थी ताकि मुलाजिम 7 बजे उन्हें अखबारात पहुंचा दें। अखबारात देखने के बाद जब वो नहा धोकर तैयार होती तो मुलाजिम 10 बजे उन्हें नाश्ता दे दिया करता था। नाश्ते के बाद मोहतरमा निचली मंजिल में अपने दफ्तर में आ जाती। 9 जुलाई की सुबह खिलाफ मामूल मोहतरमा ने चाबियां नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा कि इतवार है, इसलिए मुमकिन है कि मोहतरमा देर तक आराम करे। 10 बजे तक भी मोहतरमा बेदार नहीं हुई। दरवाजा खटखटाने का भी कोई नतीजा ना निकला तो मुलाजिम उनकी हमसाई बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के पास गया और उन्हें सूरत हाल बताई। वो फौरन क़स्र फातिमा पहुंची। जब दरवाजा किसी तरह ना खुला तो एक रिवायत के मुताबिक उसे तोड़कर और दूसरी रिवायत के मुताबिक किसी और चाबी की मदद से उसे खोलकर अंदर पहुंचा गया, जहां बिस्तर पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश पड़ी थी। बेगम हिदायतुल्लाह अपने घर वापस आ गईं, जहां से उन्होंने फोन करके डॉक्टर कर्नल जाफर और कर्नल शाह को बुलाया। दोनों डॉक्टरों ने मोहतरमा की मौत की तस्दीक की और कहा कि मौत कुदरती तौर पर वाक़ हुई है। KH खुर्शीद भी यही कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत कुदरती थी और बुढ़ापे की बिना पर उनकी गर्दन पर झुर्रियों के निशान थे। ये गलत है कि उनकी गर्दन पर गला घुटने जाने के कोई निशान था। हुकूमत ने अगले दिन आम तातील का ऐलान किया और फैसला किया कि मोहतरमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए, मगर मोहतरमा के लवाहिकीन और अवाम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे हुकूमत ने ऐलान किया कि उन्हें कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और सरदार अब्दुर्रब निश्तर की क़बूर के साथ दफन किया जाएगा। मोहतरमा की लाश को गुस्ल देने के लिए हाजी हिदायत अली उर्फ हाजी कल्लू को तलब किया गया। ये वही गुस्साल थे जिन्होंने कायदे आज़म की मैयत को गुस्ल दिया था। हाजी कल्लू की हिदायत पर 3 गुस्साल ख़वातीन फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चू ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मैयत को गुस्ल दिया और तजहीज़ व तकफीन। मोहतरमा की पहली नमाज जनाजा क़स्र फातिमा मोहट्टा पैलेस में मौलाना इब्ने हसन जारशवी ने और दूसरी नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड में मुफ्ती मोहम्मद शफी ने पढ़ाई। जनाजे के पीछे मरकजी हुकूमत और सदर अयूब के नुमाइंदे शम्सुद्दोहा, बहरिया के कमांडर इन चीफ एडमिरल SM एहसन, दोनों सूबों के गवर्नरों के मिलिट्री सेक्रेटरी, कराची के कमिश्नर, DIG कराची, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। जनाजे में तकरीबन 5 लाख अफराद मौजूद थे। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे के करीब आने की कोशिश की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव हुआ और मुश्तइल हुजूम ने एक पेट्रोल पंप और डबल डेकर बस को आग लगा दी। तदफीन की आखिरी रसूमात में शी अकीदे के मुताबिक तलकीन बढ़ी गई। खबर को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाने लगा और 12:55 पर खबर हमवार कर दी गई। फातिमा जिन्ना की तदफीन के बाद मुख्तलिफ हलकों ने कहना शुरू किया कि उनकी वफात तबई नहीं बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में लिखा कि फातिमा जिन्ना की वफात के बाद नूरुस्सबा बेगम ने लेडी हिदायतुल्लाह के हवाले से बताया कि लेडी हिदायतुल्लाह और फातिमा जिन्ना की भांजी ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो उन्होंने देखा कि उनके ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जो वो हमेशा बंद करके सोया करती थी। वहाँ से जो दरवाजा गैलरी में जाता था वो भी खुला हुआ था। उसमें जो झांका तो फातिमा जिन्ना पलंग के ऊपर तिरछी पड़ी हुई थी और उनका एक हाथ गले के पास था। नूरुस्सबा बेगम ने लिखा है, कुछ अरसे बाद मैं लेडी हिदायतुल्लाह से फिर मिली और उनसे कहा कि सुना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले में निशान थे। देखिए, अब तो अयूब खान की हुकूमत भी नहीं है। अब तो आप मुझे बता ही सकती हैं कि आया मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले पर निशान थे? तो लेडी हिदायतुल्लाह ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके गले पर निशान नहीं थे, क्योंकि लेडी हिदायतुल्लाह ही ने मोहतरमा को वफात के बाद सबसे पहले देखा था।
मातरे मिल्लत की मौत के मुताल्लिक 1971 में कुछ इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आए। ये इंकशाफात मोहतरमा की तजहीज़ व तकफीन करने वाली जमात के सरबरा 67 साला हाजी कल्लू और 3 उमर रसीदा गुस्सालों ने की है। बकौल हिदायतुल्लाह उर्फ हाजी कल्लू, मुझे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल की खबर खोजा शिया इसने अशरी जमात के एक शख्स ने आकर दी। मैं उसके बाद जमात के दफ्तर गया जहाँ मुस्लिम चांडियों ने मुझे तजहीज़ व तकफीन की तैयारी की हिदायत की। तीनों गुस्साल फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चू उस ख्वाबगाह में चली गईं जहां मादरे मिल्लत की लाश पड़ी हुई थी। गुस्ल के दौरान गुस्सालों ने देखा कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म हैं और जगह जगह चोटों के निशान हैं। हम खामोशी से अपना काम करते रहे। गुस्सालों ने मोहतरमा के जिस्म पर निशानात और गहरे जख्म देखकर एहतजाज करना चाहा और मामले की नौइयत मालूम करने के लिए जबान खोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। हाजी कल्लू का कहना था कि सुबह किसी ने बताया कि मुझसे पहले कई लोग लाश देख चुके थे, जिनमें डॉक्टर वाजिद और जनाब इस्फहानी भी शामिल थे, कुछ बेगमात भी शामिल थे। मैं खामोश हो गया कि खुदा जाने क्या मसला है। बाद में गुस्साला फातिमा सैयद ने मुझे बताया कि जब मैंने गुस्ल के लिए मैयत का जायजा लिया तो मेरी रूह ललच गई। मातरे मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से जायद लंबा जख्म था जिस पर टाके लगे हुए थे। उनके घुटने पर भी जख्म था। दाया रुखसार सूजा हुआ था और जिस्म नीला होकर अकड़ गया था। उनकी चादर और लिबास खून में लथपथ थे और खून के खुश धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मैंने मोहतरमा के जिस्म पर जख्मों के बारे में मुंह खोलना चाहा, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। खून आलूद कपड़े मैं अपने साथ इजाजत से अपने घर ले आई। 1 साल तक ये मेरे पास रहे। जब सड़ने लगे तो मैंने उनको अपने घर के पास प्लास्टिक की थैली में दफन कर दिया। मैं ये कपड़े लाई तो मेरी जमात के लोगों ने मुझे खौफ दिलाया कि मैं उनका किसी से तस्करा ना करूं। मैं खौफजदा थी। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं वो सब कुछ बता दूं जो मैं जानती हूँ। एक और गुस्साला फातिमा बाई बच्चू ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जख्मों की तस्दीक करते हुए कहा कि मोहतरमा के पेट में एक बारीक सुराख था जिससे मुताफिन पानी बह रहा था। उनके जिस्म पर जगह जगह चोट के नील पड़े हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उन्हें किसी ने ज़दोकोब किया हो। तीसरी गुस्साला फातिमा कासिम ने भी इन्हीं तफसीलात की तस्दीक की। इन शहादतों से यही क़ियास आराई की जा सकती है कि जब मोहतरमा शादी की तकरीब में गई होंगी तो कोई डाकू पहले से कमरे में दाखिल हो चुका होगा और उनके वापस कमरे में आने के बाद छुप गया होगा। जब वो सो गई होंगी तो नामालूम शख्स ने कीमती जेवरात हासिल करने के लिए उन पर हमला कर दिया होगा, क्योंकि मोहतरमा को जेवरात का बहुत शौक था और कीमती जेवरात उनके पास मौजूद थे। इसके साथ ये शुबा भी बैदत क़यास नहीं कि चूंकि वो गुस्सीली आदत की मालिका थी और घरेलू मुलाजमीन उनसे डरते थे, उन्हें किसी मुलाजिम की दयानतदारी मशकूक नजर आती तो तहकीकात कराती थी और निकाल देती थी। शायद किसी मुलाजिम ने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए हरकत की हो, क्योंकि घरेलू हालात से निजी मुलाजिम भी वाकफियत रखते थे। नूरुस्सबा बेगम ने लिखा कि जब लेडी हिदायतुल्लाह वापस क़स्र फातिमा पहुंची और कमरे के ना खुलने पर परेशान थी तो एक नौकर आया जो फातिमा जिन्ना ने कुछ दिन पहले निकाल दिया था, और उसने लेडी हिदायतुल्लाह से कहा कि मेरे पास एक चाबी है, शायद ये ताले को लग जाए। नौकर ने चाबी दी, वो चाबी दरवाजे में लग गई, जिसके बाद लेडी हिदायतुल्लाह ने ताला जू का तू दोबारा बंद कर दिया और चाबी उसी नौकर को वापस दे दी। मैंने लेडी हिदायतुल्लाह से बाद में एक मुलाकात के दौरान पूछा कि सुना है कि बाद में वो नौकर भी गायब हो गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो नौकर फिर नहीं आया। इस सिलसिले में एक शुबा ये भी किया जा सकता है कि ये सियासी कत्ल भी हो और उसमें कई सियासी शख्सियात या मुख्तदरा का भी हाथ हो। मशहूर सहाफ़ी अख्तर बलोच ने अपने एक ब्लॉग किस्सा फातिमा जिन्ना की तदफीन का में लिखा है कि जनवरी 1962 में गुलाम सरवर नामी एक शख्स ने फातिमा जिन्ना की वफात के हवाले से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि मुझे तशवीश है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहीं कत्ल न किया गया हो। मगर अख्तर बलोच ने यह नहीं बताया कि फिर इस दरख्वास्त का क्या फैसला हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल या कत्ल के एक तवील अरसे बाद तक उनकी वफात का मामला मुअम्मा बना रहा। 2003 में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा ने उस वक्त के वजीर आज़म मीर ज़फरुल्लाह जमारी से मुतालबा किया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के सिलसिले में कादी फजलुल्लाह की निगरानी में जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई थी उसे मंजर-ए-आम पर लाया जाए। ये इंक्वायरी रिपोर्ट सदर अय्यूब खान के उस वादे के मुताबिक तैयार की गई थी जो उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई से एक मुलाकात में किया था। ताहम आज तक ना तो ये रिपोर्ट सामने आई और ना ही कत्ल या तबई मौत के सवाल का कोई जवाब मिल पाया।